स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपका दिल्ली सल्तनत वाला जो चैप्टर था वो पूरा कर लिया था। उसको हमने विभिन्न भागों में बांट कर किया था, तो उसकी 6-7 क्लासेस आपकी हो गई थी, लेकिन काफ़ी अच्छे से हमने चीज़ों को डिस्कस किया था। उन सभी की पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ से आप उन पीडीएफ्स को ज़रूर डाउनलोड कर लें, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्विज़ेस भी डाली गई हैं, तो उनको भी आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, तो उसे भी आप अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की इस क्लास में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करेंगे, और चैप्टर है आपका विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिसे अधिकतर लोग एग्ज़ाम में छोड़ जाते हैं कि यहाँ से तो क्या ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिकतर समय लोग उसे नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत करेंगे इसकी पहले प्रश्न के साथ। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन है आपके पास: ए विजय राय ने, ऑप्शन बी दिया है हरिहर द्वितीय ने, ऑप्शन सी है आपके पास हरिहर और बुक्का ने, और ऑप्शन नंबर डी बुक्का द्वितीय ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब देखिए, यदि हम बात करें विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है सन 1336 में। इसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। अब हरिहर और बुक्का कौन थे? तो देखिए, इनकी कहानी क्या है कि हरिहर और बुक्का पहले काकतीय वंश के जो राजा थे उनके शरण में हुआ करते थे। तो देखिए, ये दोनों कहाँ थे? तो देखिए, हरिहर और बुक्का दोनों ही काकतीय वंश की शरण में हुआ करते थे। फिर क्या होता है? तो देखिए, उसके बाद काकतीय वंश पर जो है मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है, देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण। और जब मोहम्मद बिन तुगलक का आक्रमण होता है तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है काकतीय वंश के राजाओं को हरा देता है और इन दोनों को अपना युद्ध बंदी बना लेता है। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर और बुक्का को बंदी बना लेता है। क्या करता है? इन दोनों को यह बंदी बना लेता है, और ये दोनों फिर क्या करते हैं? उसकी अधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं दोनों ही। लेकिन ये दोनों बहुत ही तेज होते हैं, तो ये क्या करते हैं? दोनों अधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं, और इसके बाद दोनों क्या करते हैं? इस्लाम भी स्वीकार कर लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों इस्लाम स्वीकार करते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें अपना गुलाम बना लेता है या फिर युद्धबंदी बना लेता है, फिर क्या होता है कि दक्षिण भारत में हो जाता है विद्रोह। और मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि यार, आप लोग दक्षिण भारत के हैं, आप वहाँ पर जाइए और अपने आप को आप जो है अपने क्षेत्र में जा कर के इस विद्रोह का दमन कर करके वापस आइए। इन दोनों को लगता है कि ये बहुत सही मौका है यहाँ से निकलने का। दोनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं, विद्रोह का कोई दमन नहीं करते हैं, वापस आते हैं और अपनी गंगा स्नान करते हैं, वापस अपना हिंदू धर्म अपना लेते हैं। देखिए, आगे इनकी कहानी क्या है। ये दोनों दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा विद्रोह दमन के लिए भेजे जाते हैं। विद्रोह दमन के लिए भेजे गए दोनों ही, और इन्हें मौका मिल गया कि अब तो हम अपने यहाँ आ गए, अब हम जाएंगे नहीं। यहाँ आते ही ये लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ आते ही ये हिंदू धर्म अपना लेते हैं। और हिंदू धर्म में इन्हें कौन दीक्षित करता है? तो नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, विद्यारण्य। कौन था? जो ब्राह्मण था उसका नाम था विद्यारण्य। विद्यारण्य क्या करता है? इन्हें
हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित करता है। पुनः दीक्षित करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। पुनः कौन दीक्षित करता है हिंदू धर्म में? विद्यारण्य। और उसके बाद हरिहर और बुक्का विद्यारण्य और सायन की सहायता से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और विजयनगर साम्राज्य का ही आधुनिक नाम क्या होता है? हम्पी होता है। अब देखिए यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश भी कहलाया। हरिहर और बुक्का कामपली राज्य में क्या थे? मंत्री थे। तो देखिए ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी चीज़ें हमने आपको बताई? तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसकी स्थापना कब की गई? 1336 में उसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर क्या होता है? ये दोनों काकतीय वंश के यहाँ शरण में थे, उनके मंत्री थे कामपली राज्य में। और मोहम्मद बिन तुगलक इन पर आक्रमण करता है, दोनों को युद्धबंदी बना लेता है। जब युद्धबंदी बना लेता है तो दोनों ही लोग इस्लाम को स्वीकार कर लेते हैं और दक्षिण भारत में फिर वो इन्हें एक विद्रोह के दमन के लिए भेजता है। दोनों ऐसे वापस आते हैं कि कभी लौट करके नहीं जाते और हिंदू धर्म अपना लेते हैं। पुनः विद्यारण्य इन्हें हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित करता है और इसी की मदद से फिर ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो यहाँ तक की आपको जो कहानी है वो समझ में आई होगी। अब अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी दिया गया है हरिहर बुक्का और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास बलबन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरिहर बुक्का। आप देखिए हरिहर और बुक्का के बारे में भी यहाँ पर हम थोड़ी आपसे चर्चा कर लेते हैं, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए पहले बात करते हैं हरिहर के बारे में। हरिहर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये क्या है, इसने सबसे पहले इसके बारे में याद रखिएगा राजधानी। तो इसने राजधानी किसे बनाया? तो ये राजधानी बनाता है आपके विजयनगर को। किसे राजधानी बनाता है? ये राजधानी बनाता है विजयनगर को। और इसके अलावा इसे दो समुद्रों का स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है दो समुद्रों का स्वामी। किसे कहा जाता है? हरिहर को कहा जाता है। तो ये दो फैक्ट आप हरिहर के बारे में याद रखिएगा। फिर बुक्का के बारे में क्या चीज़ याद रखनी है आपको? देखिए तो बुक्का के बारे में आप याद रखिएगा, एक तो इसकी उपाधि वो इम्पोर्टेंट है। तो बुक्का की उपाधि क्या थी? देखिए यदि हम बात करें तो बुक्का की उपाधि थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। क्या थी इसकी उपाधि? थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यही आपसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इसे क्या कहते थे? हरिहर दो समुद्रों का स्वामी था, तो बुक्का क्या था? बुक्का था तीन समुद्रों का स्वामी। कितने समुद्रों का स्वामी था? तो ये आपके तीन समुद्रों का स्वामी कहा जाता था। कौन? बुक्का। इसकी उपाधि इंपॉर्टेंट है, उसे आप यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। फिर देखिए यदि हम बात करें तो बुक्का ने क्या किया? इसने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृत का प्रचार किया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है इसके बारे में। तो देखिए हरिहर और बुक्का के बारे में कुछ दो अलग अलग फैक्ट्स हमने आपको बताए, वो यहाँ पर याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। ऑप्शन बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी दिया गया है पुष्यमित्र और ऑप्शन नंबर डी है भद्रबाहु। तो देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया रिपीटेड। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, ए विजयनगर राज्य की,
ऑप्शन बी है काकतीय राज्य की, ऑप्शन सी दिया गया है होयसल राज्य की और ऑप्शन डी है आपके पास कामपली राज्य की। तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए अमोघ वर्ष प्रथम, ऑप्शन बी है बल्लाल द्वितीय, आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हरिहर प्रथम और ऑप्शन डी है आपके पास प्रताप रुद्र द्वितीय। यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके पास बनता है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी हरिहर प्रथम, ये इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए हरिहर प्रथम जो था या फिर हरिहर के नाम से आप जिसे जानते हैं, उसने कृष्णा की सहायक नदी कौन सी थी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा से और दक्षिणी तट पर एक नए नगर जो कि विजयनगर की स्थापना की थी और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपना एक नया शासन इसने प्रारंभ किया था। और देवता कौन था? तो देखिए देवता थे विरूपाक्ष। किस देवता की यहाँ पर बात की गई है? तो ये भी यदि आपसे पूछ ले तो देवता का नाम आप याद रखिएगा, क्या है? विरूपाक्ष। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिएगा, हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता यानी भगवान विरूपाक्ष की है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि किस भगवान को समर्पित था? भगवान विरूपाक्ष को। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपनी मथुरा विजय कृति में अपने पिता के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए भारती, ऑप्शन बी है गंगा देवी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वरदम्बिका और ऑप्शन डी है आपके पास विज्जिका। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे मोस्टली यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी गंगा देवी। तो देखिए मथुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो वह थी गंगा देवी। अब ये कौन थी? तो देखिए ये थी जो बुक्का का पुत्र था कंपा, किसकी पत्नी थी? तो देखिए ये थी कंपा की पत्नी। कौन थी ये? कंपा की पत्नी थी कौन? गंगा देवी। अब कंपा ने क्या किया था? तो इसने मदुरै को जीता था। किसको जीता था? इसने जीता था मदुरै विजय इसने की थी कंपा ने। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा यहाँ पर। और कंपा की पत्नी जो थी गंगा देवी, उसने क्या लिखी थी? उसने मदुरा विजय या फिर मदुरै विजयम लिखी थी। क्या नाम है इसके ग्रंथ या कविता का? नाम है मदुरै विजयम, ये इसकी रचना है। और यदि हम बात करें कंपा कौन था, तो कंपा था आपके बुक्का का पुत्र। कौन था ये? ये था बुक्का का पुत्र हुआ करता था कंपा। तो देखिए क्या फैक्ट याद रखने हैं कि बुक्का के बारे में हमने आपको बताया ही, उसके बाद आता है बुक्का का पुत्र कंपा, जिसने मदुरै पर विजय प्राप्त की थी और उसकी पत्नी जो थी गंगा देवी, उसने इस पर कविता लिखी थी और कविता का नाम है मदुरै विजयम। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। किसका पुत्र था?
बुक्का राय प्रथम का, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कुमार कंपन दिया हुआ है, कंपन का नाम ही कुमार कंपा है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। एक और चीज़ कि हरिहर ने 2 सेनाएं भेजी थी मद्रा विजय के लिए, एक कुमार सबल के नेतृत्व में और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। इन दोनों के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। ऑप्शन है आपके पास, ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी दिया गया है हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी है आपके पास बुक्का प्रथम, और ऑप्शन नंबर डी है देवराय द्वितीय। तो देखिए ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी हरिहर द्वितीय। तो बहमनी जो शासक थे उनसे गोवा को किसने छीना था, तो वो छीना था हरिहर द्वितीय ने। अब देखिए हरिहर द्वितीय की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि इसकी उपाधि क्या हुआ करती थी हरिहर द्वितीय की। तो देखिए इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज। क्या उपाधि थी इसकी? उपाधि थी महाराजाधिराज, ये इसकी उपाधि हुआ करती थी। फिर यदि इसके अलावा और बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हरिहर और बुक्का ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं की थी। तो पहला व्यक्ति जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की विजयनगर साम्राज्य में कौन था, तो वो था आपका हरिहर द्वितीय। कौन था ये? तो ये देखिए बुक्का प्रथम की का कौन था? पुत्र था। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये हरिहर का पुत्र होगा, कौन था? तो ये था बुक्का, जो था हरिहर का भाई बुक्का प्रथम का पुत्र था ये। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसने काफ़ी प्रदेशों को जीता, श्रीलंका के राजा से भी इसने राजस्व वसूला था। तो देखिए इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा, श्रीलंका के राजा से भी इसने राजस्व वसूला। ये फैक्ट भी इसके बारे में आप याद रखिएगा। और फिर बहमनी जो साम्राज्य था उसके साथ भी इसका संघर्ष होता है। और फिर इसकी सबसे बड़ी जो आप जीत कह सकते हैं वो यही थी कि जो आपका बहमनी राज्य था वहाँ से इसने बेलगांव और गोवा इन दो जगहों को छीना था। और देखिए यहाँ पर बहमनी से इसने गोवा और बेलगाम जीते। दोनों के ही नाम याद रखिएगा, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए गोवा हाईलाइटेड है तो हो सकता है ना पूछे, आपसे बेलगाम का नाम देकर पूछ ले। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। 1377 ईस्वी में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया, जो हमने भी आपको ऊपर बताया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। तो देखिए यही सारी चीज़ें हमने भी आपको ऊपर बताई हैं, बस आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नरसिंह सालु ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालु वंश आरंभ किया। दूसरा कथन है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालु शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा कथन है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। आगे देखते हैं प्रश्न को। चौथा कथन दिया है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी है आपके पास पहला और चौथा। और ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथनों को एक बार आराम से पुनः पढ़ेंगे अच्छे से और इसे आप इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा। तो देखिए
पहला कथन आपसे क्या कहता है यहाँ पर, तो पहला कथन कह रहा है कि नरसिंह सालुव ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुव वंश आरंभ किया था। तो यह आपका कथन बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। फिर देखिए दूसरा क्या है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालुव शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तो यह कथन भी आपका एकदम सही है। तीसरा है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। तो यह कथन आपका क्या है, यह कथन भी आपका एकदम सही कथन है। अब आगे चलते हैं, चौथा कथन देखते हैं क्या कहता है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो यह भी आपका कथन एकदम सही है। तो यहाँ पर तो आपके चारों ही कथन सही हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही आपके एकदम सही कथन हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसके बारे में, प्रश्न के बारे में, तो देखिए चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और फिर एक नवीन राजवंश सालुव वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुव के पुत्र इम्मादी नरसिंह सालुव वंश का जो अंतिम शासक था उसको पद से हटा करके सिंहासन पर अधिकार किया और फिर तुलुव वंश की नींव डाली। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय हुआ था, जो 1529 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। देखिए इनके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि चंद्रनगर का गवर्नर हुआ करता था सालुव नरसिंह। उसने क्या किया, विरूपाक्ष द्वितीय को हटा करके सालुव वंश की वो स्थापना करता है सालुव नरसिंह। इसका सेनापति नरसा नायक हुआ करता था। इसके बाद में इम्मादी नरसिंह आता है, जो कि वास्तविक शक्तियाँ जो हैं इसके समय में नरसा नायक के पास हुआ करती थी। और फिर नरसा नायक ने इसे पेनुकोंडा के किले में कैद भी कर दिया था। नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह, वो इम्मादी नरसिंह की हत्या कर देता है और फिर तुलुव वंश की स्थापना वहाँ पर की जाती है। ये इनकी कहानी है। तो देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट एक आपको फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपके विरूपाक्ष द्वितीय होता है। विरूपाक्ष द्वितीय के बाद कौन आता है, उसके बाद आता है आपका सालुव नरसिंह। कौन आता है, इसके बाद आता है आपका सालुव नरसिंह। कौन था ये, तो ये चंद्रगिरी का गवर्नर हुआ करता था और ये प्रारंभ कर देता है आपका क्या, यहाँ से सालुव वंश प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, सालुव नरसिंह के बाद कौन आता है, इम्मादी नरसिंह। कौन आता है, इसके बाद आता है इम्मादी नरसिंह। इसको कौन मार देता है, तो इसको मार देता है कौन, नरसा नायक का पुत्र होता है वीर नरसिंह। इसके बाद कौन आता है, वीर नरसिंह। यहाँ पर आप याद रखिएगा नरसा नायक का नाम, जो कि इसका सेनापति होता है और इसे किले में कैद कर देता है। वीर नरसिंह एक धार्मिक शासक था और अपनी प्रजा को युद्ध प्रिय ये बनाता है। फिर कृष्णदेव राय बनते हैं, उनके बारे में हम आगे डिटेल से आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, देवराय प्रथम भी थे, देवराय द्वितीय भी थे और कृष्णदेव राय अलग थे। तो इनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इस्माइल आदिल खान और ऑप्शन डी है आपके पास गजपति। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए कुली कुतुब शाह। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय, उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ में। अब देखिए कृष्णदेव राय की यदि हम बात करें तो इन्होंने उड़ीसा के गजपति को भी पराजित किया। तो इनके बारे में एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इन्होंने उड़ीसा के गजपति शासक को भी पराजित किया। किसको, उड़ीसा के गजपति शासक को भी इन्होंने हराया।
फिर यदि हम बात करें इनके बारे में तो और फिर उसे हरा करके गजपति की बेटी से भी इन्होंने विवाह कर लिया था। पुर्तगालियों से इनकी मित्रता थी और पुर्तगालियों को इन्होंने ही भटकल में किला बनाने की अनुमति भी दी थी और पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को भी छीन लिया था। फिर देखिए ये एक बहुत ही विद्वान शासक थे। इनकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णदेव राय की। तो देखिए इनकी उपाधि कौन कौन सी थी वो आप जरूर याद रखिएगा कृष्णदेव राय की उपाधि। तो देखिए एक जो काफ़ी फेमस है वो है इनकी उपाधि आंध्र भोज। कौन सी है? तो वो है इनकी उपाधि आंध्र भोज। तो देखिए अब तक जो पैटर्न था उसके अनुसार ये पूछा जाता था आंध्र भोज किसकी उपाधि है। एक और उपाधि है जो नहीं पूछी गई और हो सकता है आपसे पूछ ले, वो उपाधि है इनकी अभिनव भोज। कौन सी है? अभिनव भोज। ये इनकी दो उपाधियां हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा इन्होंने कुछ रचनाएं भी की, कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो देखिए इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनके नाम आप याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहली है इनकी आभुक्त मालदेय। कौन सी है? तो वो है इनकी आभुक्त मालदेय, ये है। या फिर मालदेय भी लिखा मिलेगा आपको, तेलुगु भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तो ये तेलुगु भाषा में है, ये आप जरूर याद रखिएगा। पांचों जो तेलुगु महाकाव्य हैं उनमें से एक है। इसमें आपको वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। क्या मिलता है यहाँ से आपको? इसमें आपको वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। तो पहली पुस्तक इनकी ये है, याद रखिएगा। दूसरी है इनकी उषा परिणय। कौन सी है? दूसरी है इनकी उषा परिणय। और इसके बाद है जामवती कल्याणम। कौन सी है? फिर है इनकी पुस्तक जामवती कल्याणम। ये दोनों जो हैं संस्कृत में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? दोनों ही आपके संस्कृत में लिखी गई हैं। इनके समय में तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ तीनों की रचना होती है। तो देखिए तेलुगु, संस्कृत और एक देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, इनके समय में आपको तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ ये तीनों भाषाओं की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। और इनके युग को तेलुगु भाषा का क्लासिकी युग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनके भी दरबार में अष्टदिग्गज थे, उनकी भी हम अभी आगे बात करेंगे डिटेल में। अब यदि जो युद्ध कहा गया है उसकी बात करें तो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो शासक था कुली कुतुब शाह, उसके साथ यह लड़ा था युद्ध। और इनकी जो है आपस में सीमा का कुछ विवाद था, उसके चलते यह युद्ध हुआ था। और इसमें जो है कृष्णदेव राय इस युद्ध को जीत जाते हैं, कुली कुतुब शाह इस युद्ध को हार जाता है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें क्या कहा गया है तो देखिएगा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडिवुदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कौन जीतते हैं? कृष्णदेव राय। अब देखिए कृष्णदेव राय के बारे में कुछ फैक्ट्स हमने आपको बताए कि इन्होंने उड़ीसा के गजपति शासक को हराया, उनकी पुत्री से विवाह किया। इनकी दो उपाधियां थीं, आंध्र भोज और अभिनव भोज। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, आभुक्त मालदेय जो तेलुगु में लिखी गई है और जिससे आपको वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। उषा परिणय और जामवती कल्याणम है जो कि संस्कृत में लिखी गई हैं और इनके समय में तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में काफ़ी सारे आपके जो साहित्य है उसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, ए 8 मंत्री थे, ऑप्शन बी है 8 तेलुगु कवि थे, ऑप्शन सी 8 महान सेनापति थे, या ऑप्शन नंबर डी है 8
परामर्शदाता थे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 8 तेलुगु कवि थे। तो देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे, जो कि कौन थे? 8 महान कवि उस समय के हुआ करते थे। अब इनके हम आपको नाम बताते हैं एक एक करके, इनकी रचनाएं भी साथ में ही देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर हम आपको उन्हें बता देते हैं। तो सबसे पहला नाम है इस क्रम में किसका? तेनाली रामा या फिर तेनाली रामाकृष्णा। सबसे पहला आप ये नाम याद रखिएगा। एक नाटक भी था, सीरियल, तो कई लोगों को वहाँ से भी याद होगा। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? पांडुरंग महात्म्य। कौन सी है? तो देखिए इनकी पुस्तक है पांडुरंग महात्म्य। अब इसे आप जरूर याद रखिएगा। देखिए पुस्तक का नाम भी हो सकता है पूछ ले, आजकल जिस पैटर्न पर जा रहा है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए दूसरा कौन था? दूसरा था पेडन्ना। कौन था? पेडन्ना, या पेदन्ना भी कई जगह आपको लिखा मिलेगा, पेडना या फिर पेदन्ना। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था हरिकथा सार। और इन्हें याद रखिएगा, इन्हें तेलुगु कविता का पितामह। तो देखिए इन्हें तेलुगु काव्य के पितामह इन्हें कहा जाता है। किसको? पेडन्ना को। तो पै से पेडन्ना और पै से ही पितामह। इस प्रकार से आप इस फैक्ट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए पेडन्ना के बाद तिमन्ना, इससे ही मिलता जुलता नाम, जिससे आपको एक फ्लो में याद हो जाए। पेडन्ना के बाद कौन है? तिमन्ना है। और इसकी रचना है परिजात हरण। कौन है? इसकी रचना है परिजात हरण। फिर देखिए इसके बाद यदि हम बात करें तो और कौन है? तो यहाँ पर फिर आप नाम याद रखिएगा किसका? यहाँ पर आप नाम याद रखिएगा एक अय्यल राजू रामचंद्र का। एक आप नाम याद रखेंगे अय्यल राजू रामचंद्र का, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने पुस्तक लिखी थी रामाभ्युदयम। कौन सी थी? इनकी पुस्तक थी रामाभ्युदयम, ये इनकी पुस्तक थी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर आपके पास आते हैं एक मल्लम। कौन थे? एक इनके अष्टदिग्गज में थे, मल्लम हुआ करते थे। उनकी रचना थी राजशेखर चरित्र। कौन सी थी? उनकी रचना थी राजशेखर चरित्र, ये इनकी रचना थी। तो देखिए कितने हो गए? 5 यहाँ तक हो गए हैं आपके पास। फिर एक है आपके पास पिंगली सुरन। कौन आते हैं? एक आते हैं पिंगली सुरन आते हैं। इनकी रचना गरुण पुराण। इनकी रचना क्या है? गरुण पुराण जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। फिर आप नाम याद रखिएगा किसका? भट्ट मूर्ति का। किसका? भट्ट मूर्ति का आप यहाँ पर नाम याद रखिएगा। भट्ट मूर्ति, इन्होंने नरस भूपालियम, इनकी रचना नरस भूपालियम। फिर आपके पास है एक अंत में धुरजटी। कौन है? एक है आपके पास धुरजटी, 8वें कवि हैं और इनकी पुस्तक है कालहस्ती महात्म्य। कौन सी है? महात्म्य। ये इनके अष्टदिग्गज हैं और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें क्या कहा गया है, तो कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि भी धारण की थी, ये हम आपको पहले ही फैक्ट बता चुके हैं। और अष्टदिग्गज कौन कौन से हैं?
तेनाली, पेडन्ना, तिमन्ना, अय्यल राजू, मल्लम, पिंगलीसुरन, भट्टमूर्ति और धुरजटी, जिसमें पेडन्ना को क्या कहते हैं, तेलुगु काव्य का पितामह उन्हें कहा जाता है। तो ये आप जरूर याद रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए यहाँ तक आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर यदि हम आगे भी चर्चा करें तो क्या दिया गया है, देखिएगा। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडन्ना जो हैं वे सर्वप्रमुख थे। जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, उसकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित, संभव और मनुचरित हैं। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना आमुक्त मालदेय थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की रचना की स्थापना भी की थी। कौन सा नगर बसाया था, नागलपुर। और इनकी जो पुस्तक है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कृष्णदेव राय जो हैं काफ़ी विद्वान शासक थे। उनकी उपाधि आंध्र भोज और अभिनव भोज है। उनकी पुस्तक है आमुक्त मालदेय, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है और 5 तेलुगु महाकाव्यों में से एक है, जिसमें आपको वैष्णव धर्म की जानकारी भी मिलती है। फिर अगली 2 पुस्तकें हैं इनकी, उषा पर्णे और जामवती कल्याणम, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो देखिए आमुक्त मालदेय आपको याद रहेगा, पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पर अगली 2 बुक्स हो जाती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आपसे अभी नहीं पूछी गई हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी दिया गया है हरिहर और ऑप्शन डी है आपके पास बुक्का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय। इन्हें आंध्र भोज या फिर क्या कहते हैं, या फिर इनकी दूसरी उपाधि हमने आपको बताई थी क्या, अभिनव भोज भी इन्हें कहा जाता है। तो ये 2 नाम आप यहाँ पर इनकी उपाधियों के याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? ऑप्शन है ए शिवाजी से, ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी दिया गया है राजेंद्र प्रथम और ऑप्शन डी है आपके पास यशोवर्मन। अब देखिए ये आपसे आरएएस प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। देखिए कई लोग यहाँ पर जो है शिवाजी को उत्तर करेंगे, लेकिन याद रखिएगा शिवाजी के में अष्टदिग्गज नहीं थे, अष्ट प्रधान हुआ करते थे। तो 3-4 जगह आपको हिस्ट्री में ये अष्ट वाले देखने को मिलेंगे, तो इनमें आपको थोड़ा सा संभल करके आंसर करना होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ऑप्शन है आपके पास ए कोंकणी साहित्य का, ऑप्शन बी दिया गया है मलयालम साहित्य का, ऑप्शन सी है आपके पास तमिल साहित्य का और ऑप्शन डी दिया गया है तेलुगु साहित्य का। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी तेलुगु साहित्य। तो देखिए हमने आपको बताया था कि इसका युग क्या है, तेलुगु भाषा का क्लासिकी युग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसके युग को? तो इसका युग देखिए तेलुगु भाषा का क्लासिकी युग या फिर स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी हम आपको बता चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन है आपके पास ए वारंगल की, ऑप्शन बी दिया है नागलपुर की, ऑप्शन सी है उदयगिरी या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रगिरी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी नागलपुर की उसने स्थापना की थी। ये हम आपको एक क्वेश्चन में पहले ही बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है आपके पास, पहला, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालदेय ग्रंथ की रचना की। दूसरा कथन है, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है, तो देखिएगा। तीसरा है, उनके दरबार को अल्लसानी पेडुन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। ऑप्शन दिए गए हैं, ए कथन 1 सही है, ऑप्शन बी है कथन 2 सही है, ऑप्शन सी है कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं और ऑप्शन डी है सभी तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। आरएएस प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा चुका है और ये आपके लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए कथनों को एक बार
पुनः देखते हैं एक एक करके। पहला कथन क्या कहता है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालदेय ग्रंथ की रचना की थी। तो यह आपका बिल्कुल सही कथन है, एकदम सही कथन है आपका। फिर देखिए इसके बाद यदि हम बात करें, दूसरा है कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। तो यह कथन भी आपका बिल्कुल सही है। आंध्र भोज और किस नाम से, अभिनव भोज के नाम से इन्हें जाना जाता था। फिर तीसरा कथन देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। तीसरा कथन है, उनके दरबार को अल्लसानी पेडुन्ना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो अब आपको एक बार ये पढ़कर एकदम सही लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये आपका यदि हम बात करें तो देखिए यह कथन आपका बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने पढ़ा तो यहाँ पर क्या है, तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचना आमुक्त मालदेय थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। उनके दरबार को अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अल्लासीन पेडुन्ना नामक राजकीय कवि सुशोभित करते थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचना स्वराज्योचित संभव और मनुचरित हैं। तो देखिए पेडुन्ना की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका नाम भी आप जरूर याद रखें, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए किसी प्रकार से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, ए कृष्णदेव राय के, ऑप्शन बी दिया है देवराय प्रथम के, ऑप्शन सी दिया गया है देवराय द्वितीय के, और ऑप्शन डी है आपके पास हरिहर प्रथम के काल में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा मंदिर निर्मित हुआ था। देखिए इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसने विट्ठल मंदिर का भी निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? देखिए यह भी आप याद रखिएगा, इसने विट्ठल मंदिर का निर्माण भी जो है कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था। एक फैक्ट ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसने ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि अनुदान दिया। तो देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा, इसने ब्राह्मणों और मंदिरों को क्या दिया? इसने भूमि अनुदान इसके द्वारा दिया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसे क्या कहते थे? इस अनुदान को कहते थे देवदेय। क्या कहते थे इसे? देवदेय कहते थे। यदि टर्मिनोलॉजी में आपसे पूछ लिया जाए तो वहाँ पर ये फैक्ट आपके काम आएगा। अब अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ऑप्शन है आपके पास, ए देवराय प्रथम के काल में, ऑप्शन बी है देवराय द्वितीय के काल में, ऑप्शन सी दिया गया है कृष्णदेव राय के राज्य काल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी वीर विजय के राज्य काल में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में यह आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। कहाँ था? तो देखिए ये अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस का एक दूत हुआ करता था। कौन था? ये आपका फारसी दूत हुआ करता था। अब यदि हम बात करें देवराय द्वितीय की, तो देखिए देवराय द्वितीय की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इनकी उपाधि जान लेते हैं। तो देखिए इनकी उपाधि क्या थी? इम्माडी देवराय। क्या उपाधि थी? इम्माडी देवराय इनकी उपाधि हुआ करती थी। फिर और इसके अलावा गजबेटकर भी इनकी एक उपाधि थी। कौन सी थी? एक उपाधि थी इनकी गजबेटकर। गजबेटकर अर्थात हाथी का शिकार करने वाला, हाथी का शिकारी, उसको गजबेटकर कहते हैं। और ये आपके जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें हरिहर बुक्का वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा। देखिए क्या होता है
कि हरिहर बुक्का, फिर हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, इस प्रकार से इनका क्रम है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ आप हरिहर द्वितीय तक पहले आपको बताया जा चुका है। देखिए हरिहर द्वितीय, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है आपका देवराय प्रथम, और देवराय प्रथम के बाद बनता है देवराय द्वितीय। तो ये इनका क्रम आप याद रखिएगा। इसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय बनता है जो कि इनका अंतिम शासक होता है। और उसके बाद की कहानी हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि किस प्रकार से सालुग नरसिंह बनता है और वो पूरा एक अलग वंश आ जाता है। अब लौट कर आते हैं देवराय द्वितीय पर। तो देखिए इनकी उपाधि इम्माडी देवराय और गजबेटकर थी। अब यदि हम बात करें तो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, देखिए वंश में सबसे शक्तिशाली था, और यदि इनके बारे में बात करें तो इसने बड़े स्तर पर तुर्क धनुर्धरों को अपनी सेना में शामिल किया था और एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो देखिए इसके अलावा एक फैक्ट याद रखिएगा, यदि पूछ ले कि किसने अपनी सेना में तुर्क धनुर्धरों को शामिल किया, सेना में तुर्क धनुर्धर शामिल किए, और मस्जिद का भी निर्माण करवाता है। अब्दुल रज्जाक इसके समय पर विजयनगर आया था जो कि फारस का दूत था, ये हम आपको बता ही चुके हैं। और ये एक काफ़ी महान शासक था। इसका नाटक भी है एक, और उस नाटक का भी नाम याद रखिएगा यदि आपसे पूछ भी ले। तो देखिए उस नाटक का नाम था सुधा निधि। क्या था? इसके नाटक का नाम था सुधा निधि। तो ये फैक्ट भी आप इसके बारे में एक याद रखिएगा। इसके अलावा यदि बात करें तो पतंजलि की महाभाष्य पर इसने टीका लिखी है। देखिए एक और फैक्ट क्या है, महाभाष्य पर टीका अर्थात टिप्पणी इसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट्री। और इसका जो मंत्री था लक्कना, वो समुद्र का स्वामी कहलाता था। समुद्री व्यापार पर इसका विशेष बल रहता था। तो देखिए देवराय द्वितीय के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, इसकी उपाधि क्या थी, इम्माडी देवराय थी और गजबेटकर थी, यानी कि क्या थी, हाथियों का शिकार करने वाला। अपने वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सेना में ये तुर्क धनुर्धरों को शामिल करता है, उनके लिए मस्जिद बनवाता है। इसके द्वारा एक नाटक लिखा गया था जिसका नाम था सुधा निधि। महाभाष्य पर भी ये टीका टिप्पणी लिखता है। और इसके समय में फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अच्छे से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया? ऑप्शन है आपके पास, ए देवराय प्रथम के, ऑप्शन नंबर बी दिया है कृष्णदेवराय प्रथम के। आगे देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन सी देवराय द्वितीय के, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्णराय द्वितीय के। सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आता है। और इसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स भी बताई हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निकोलो कोंटी कौन था? ऑप्शन है आपके पास, ए एक प्रसिद्ध चित्रकार था, ऑप्शन नंबर बी दिया है इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, ऑप्शन सी है आपके पास एक पुर्तगाली यात्री, और ऑप्शन डी दिया गया है एक ईरानी यात्री। तो देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। निकोलो कोंटी एक इटली का यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। और यदि हम बात करें किसके समय में, तो ये आता है आपके देवराय प्रथम के समय में। किसके समय? देवराय प्रथम के समय ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है, इटली का यात्री हुआ करता था। अब यदि हम देवराय प्रथम के बारे में बात करें तो यह भी वो व्यक्ति था जिसने धनुर्धरों को अपनी, जो तुर्क के धनुर्धर थे उनको अपनी सेना में शामिल किया था। और निकोलो कोंटी क्या कहता है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक
बांध का निर्माण जो है देवराय प्रथम के द्वारा करवाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि निकोलो कॉन्टी क्या कहता है, ये कहता है कि जो देवराय प्रथम है, विजयनगर का सम्राट या शासक देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर, कहाँ पर, देखिए तुंगभद्रा नदी पर बांध यानी कि डैम का निर्माण करवाया है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस यात्री ने कहा था कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। तो आप याद रखिएगा देवराय प्रथम के समय पर कौन आया था, तो वह आया था आपका निकोलो कॉन्टी। और अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय पर। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में क्या याद रखना है कि जो बहमनी साम्राज्य के साथ इनकी लड़ाई थी विजयनगर वालों की रायचूर दोआब को लेकर, वो यहीं से प्रारंभ होती है। तो देखिए इसके समय में क्या होता है, बहमनी साम्राज्य के साथ रायचूर दोआब विवाद प्रारंभ होता है। रायचूर दोआब विवाद जो है वो प्रारंभ होता है। तो ये फैक्ट आप इसके बारे में याद रखेंगे देवराय प्रथम के बारे में। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्रि आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। तो देखिए ये वर्णन किसके द्वारा दिया गया, आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दासों के बारे में निम्नलिखित वर्णन किसके द्वारा दिया गया, तो वह दिया गया है आपके निकोलो कॉन्टी के द्वारा, जो कि एक इटली का यात्री था। किसके समय में आया, देवराय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य में आता है। देवराय प्रथम के बारे में यह कहता है कि इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया है। और देवराय प्रथम के शासनकाल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इसने बहमनी साम्राज्य के साथ जो है इसी के समय में रायचूर दोआब विवाद जो है प्रारंभ होता है, जो कि आगे दोनों के बीच में युद्ध का कारण भी बनता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए पहले नाम दिए गए हैं, पहला कुश्ती में, दूसरा ज्योतिष शास्त्र में, तीसरा लेखाकरण में और चौथा भविष्यवाणी में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है आपके पास ए केवल पहला, दूसरा और तीसरे में, ऑप्शन बी है केवल पहले, तीसरे और चौथे में, ऑप्शन सी है दूसरे और चौथे में, या फिर ऑप्शन नंबर डी पहले, दूसरे और चौथे चारों में ही। और देखिए यह आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इन्हें आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा और उतने ही ध्यान से इन्हें आपको अटेम्प्ट भी करना है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे पहला क्या है, कुश्ती। तो बिल्कुल नूनिज के अनुसार कुश्ती में निपुण थी। दूसरा ज्योतिष शास्त्र, तो इसमें भी निपुण थी। तीसरा है लेखाकरण, इसमें भी, और चौथा भविष्यवाणी, इसमें भी। चारों में ही निपुण थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि नूनिज क्या था, तो एक पुर्तगाली लेखक हुआ करता था जो कि अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है, विजयनगर साम्राज्य की। तो देखिए किसके काल में आता है नूनिज, तो ये आता है आपके अच्युत देव राय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अच्युत देव राय के शासनकाल में यह विजयनगर साम्राज्य की क्या करता है, यहाँ पर यात्रा करता है। और ये फिर सभी चीज़ों का यहाँ पर आपको
वर्णन भी देता है कि किस समय पर क्या चीज़ें थीं, कौन था, वो सभी वर्णन इसके द्वारा दिए जाते हैं। और देखिए, यदि अच्युत देव राय की बात करें तो इसने अपना राज्याभिषेक तिरुपति बालाजी मंदिर में करवाया। तो देखिए, सबसे पहले अच्युत देव राय, इसके बारे में फैक्ट याद रखिए, इसने अपना राज्याभिषेक तिरुपति बालाजी मंदिर में करवाया। कहाँ करवाया? तिरुपति बालाजी मंदिर में इसका राज्याभिषेक होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मंडलेश्वर को अपना अधिकारी नियुक्त किया। पुर्तगाली यात्री नूनिज जो है इसके समय में ही विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है, जो फिर आपको बताता है कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, लेखाकरण, ज्योतिषशास्त्र, भविष्यवक्ता, संगीत, नृत्य, इन सभी में काफ़ी निपुण हुआ करती थीं। और ये यहाँ तक कहता है कि जो स्त्रियां राजमहल में रहती थीं, राजपरिवार की होती थीं, वो युद्ध क्षेत्र में भी साथ में जाया करती थीं। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो क्या कहा गया है? पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनिज विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत की यात्रा करता है। वह कुछ समय तक अच्युत देव राय के दरबार में भी रहा। नूनिज घोड़े का व्यापारी था। नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता, संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थीं। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में भी ले जाया करते थे। यही चीज हमने भी आपको अभी बताई थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। पहला नाम है कंबन, दूसरा नाम दिया गया है कुट्टन, तीसरा नन्य और चौथा नाम है टिक्कन। अब कूट हैं आपके पास। ऑप्शन ए केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी दिया है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दिया गया है केवल तीसरा और चौथा, और ऑप्शन डी केवल चौथा और पहला। तो देखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ही अलग, बिल्कुल डीप फैक्ट्स में जाकर के आपसे पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर कौन कौन आपको महाभारत को तेलुगु अनुवाद करते हैं? तो एक है आपके नन्हे और दूसरे टिक्कन। इन नामों को सीधे सीधे याद रखिएगा। तो 3 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए, यहाँ पर महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्हे ने प्रारंभ किया था, जिसे टिक्कन तथा येरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवियत्र के रूप में काफ़ी विख्यात हैं। तो 3 नाम याद रखिएगा, नन्हे, टिक्कन और येरन। इन 3 नामों को यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। ऑप्शन है आपके पास ए परमार राजाओं का, ऑप्शन बी है सातवाहन राजाओं का, ऑप्शन सी है विजयनगर राजाओं का, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाकाटक राजाओं का। तो देखिए, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर के राजाओं का। तो देखिए, वैदिक ग्रंथों का जो भाष्यकार था सायण, उसको विजयनगर के राजाओं ने आश्रय दिया था। ये पॉइंट आप याद यहाँ पर रखेंगे। और इन्होंने देखिए कौन कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। कौन कौन थे यहाँ पर इसे आश्रय देने वाले? हरिहर और बुक्का, उन दोनों ने इसे आश्रय दिया था। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो क्या दिया गया है, देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य, जो हमने आपको शुरुआत में बताया, और उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ऑप्शन है आपके पास ए
चोल राज्यकाल, ऑप्शन बी गुप्त राज्यकाल, ऑप्शन सी दिया है सातवाहन राज्यकाल और ऑप्शन डी है विजयनगर राज्यकाल। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी विजयनगर राज्यकाल। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं। ऑप्शन है आपके पास ए हरिहर प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी कोलुतुंग प्रथम और ऑप्शन डी राजराय प्रथम। देखिए 2008 का पूछा है तो ये उस समय के आपके समय से रिलेटेड था, तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि देखिए उस समय के करंट से रिलेटेड हो गया, तो आज ये क्वेश्चन इतना वैलिड आपके केस में नहीं है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ऑप्शन है आपके पास ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी दिया है खानुआ का युद्ध, ऑप्शन सी है आपके पास पानीपत का दूसरा युद्ध और ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। अब देखिए इसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था, तालीकोटा के युद्ध के बारे में आपको अच्छे से कल हमने बताया था, जब एक क्वेश्चन में ये आया था वहाँ पर सुमेलित करना था, लेकिन वहाँ पर इसे आपको अच्छे से हमने बताया था। कब हुआ था 1565 में। अब किस किस के बीच हुआ था वो याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए एक तरफ तो था अकेला विजयनगर, और विजयनगर पर आक्रमण करते हैं उसके बाकी के आसपास के जितने भी राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे उनके नाम याद रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले उनमें आता है कौन, सबसे पहले आता है आपका बीजापुर। कौन कौन थे, तो देखिए सबसे पहले बीजापुर, फिर आता है आपका अहमदनगर, फिर आपका आता है कौन सा, फिर आता है गोलकुंडा, और फिर आता है आपके बीदर। ये चारों एक साथ थे और इनके सामने था विजयनगर साम्राज्य। इसमें देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य शामिल नहीं था, तो वो आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा अलग से कि इसमें आपके बरार शामिल नहीं था। कौन सा शामिल नहीं था, तो बरार शामिल नहीं था। ये फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब यदि हम बात करें तो देखिए इस समय विजयनगर की यदि हम बात करें तो विजयनगर का शासक कौन हुआ करता था, तो विजयनगर का शासक इस समय हुआ करता था सदाशिव राय। कौन होता था, सदाशिव राय जो है वो विजयनगर का शासक हुआ करता था। और लेकिन वास्तविक जो शक्तियां थी वो उसके मंत्री के हाथ में थी, और उसने क्या किया, तो इसका जो मंत्री था उसने बहमनी राज्य में जो है फूट डालने की काफ़ी प्रयास किए और वो इसमें सफल नहीं हो पाया था। और जब ये योजना बाकी राज्यों को पता चली तो वे सभी मिलकर के इन पर अटैक कर देते हैं और विजयनगर साम्राज्य को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। अब यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक दो ग्रामों के बीच में स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, जो हमने भी आपको बताया, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। तो देखिए ये हमने भी आपको बताया, मंत्री का नाम क्या था, राम राय। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाही ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया था। तो देखिए ये पूरी कहानी है जो हमने आपको इनके बारे में काफ़ी अच्छे से सुनाई है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ऑप्शन है आपके पास ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है आपके पास
पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध और ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन है ए अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, ऑप्शन बी दिया है विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, ऑप्शन सी है आपके पास विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, और ऑप्शन डी दिया गया है शेर शाह और हुमायूं के बीच में। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। कई लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर कर देंगे, जो कि आपका उत्तर होगा गलत। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन है आपके पास ए सन 1526 में, ऑप्शन बी है सन 1565 में, ऑप्शन सी आपके पास है सन 1576 में और ऑप्शन डी है यहाँ पर 1586 में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1565 में। किस किस के बीच में? तो एक तरफ अकेले विजयनगर साम्राज्य की सेना सदाशिव राय के नेतृत्व में, दूसरी ओर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाएं जिन्होंने इनको मिलकर के हराया। बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। ये पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है आपके पास ए सदाशिव, ऑप्शन बी दिया गया है तिरुमल, ऑप्शन सी है रंगा द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास वेंकट द्वितीय। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है यहाँ पर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी वेंकट द्वितीय। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर कि वोडियार जो थे, राजा वोडियार, उन्होंने इसकी मैसूर राज्य की स्थापना की थी। किस वंश के थे? तो ये आपके अरावीडू वंश के थे। कौन सा वंश था इनका? इनका वंश था अरावीडू वंश इनका हुआ करता था। इसके बारे में यदि हम बात करें तो संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे आपके तिरुमल। कौन थे इसके संस्थापक? संस्थापक हुआ करते थे इसके तिरुमल। ये इसके संस्थापक थे। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा इनके बारे में। अब देखिए, ज़्यादा इसके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं यहाँ पर। अरावीडू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। ये इनकी राजधानी हुआ करती थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद में वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया और विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है आपके पास ए अधिशेष लगान, ऑप्शन बी दिया गया है भू राजस्व, ऑप्शन सी है आपके पास बंदरगाहों से आमदनी और ऑप्शन डी है यहाँ पर मुद्रा प्रणाली। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी भू राजस्व। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? उसकी मुख्य विशेषता थी उनकी स्वयं की जो भू राजस्व व्यवस्था थी, वो उनकी एक प्रमुख विशेषता थी। कैसे? तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए, विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाला कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शीस्त या शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। ये टर्म याद रखिएगा। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वहाँ पर वसूला जाता था। तो देखिए, जो लैंड टैक्स होता था, लैंड रेवेन्यू या फिर भू राजस्व, से क्या कहते थे विजयनगर साम्राज्य में? शीस्त या राय रेखा कहा जाता था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा कथन यहाँ पर दिया है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। आगे देखते हैं प्रश्न के बारे में, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। ऑप्शन है ए केवल ए पहला सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी है पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, और ऑप्शन डी ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए कथनों को एक बार पुनः देख लेते हैं। तो पहला कथन कहता है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। तो यह आपका बिल्कुल सही है, विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता भी थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर दिया करते थे। तो यह भी आपका बिल्कुल सही कथन है। जो कारखानों के मालिक होते थे वो एक उनका क्या देते थे, एक अपना कर दिया करते थे। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही कथन सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, देखिए अच्छे से डिटेल में क्या कहा गया है यहाँ पर। तो देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58वें नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व क्या विभाग था, 58वें। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। कितने में, 4 वर्गों में। कौन कौन सी, तो देखिए सिंचित भूमि, शुष्क भूमि, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। तो देखिए यहाँ पर आप मुख्य जो बात याद रखनी है वो क्या है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व लिया जाता था। यूजुअली ये 1/3 से 1/6 के बीच में रहता था और भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। ये पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए अहमदनगर, ऑप्शन बी दिया है बीजापुर, ऑप्शन सी है आपके पास गोलकोंडा और ऑप्शन डी हम्पी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी हम्पी। हम्पी क्या है, देखिए विजयनगर का आधुनिक नाम क्या है, हम्पी है। तो ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिएगा, हम्पी के खंडर वर्तमान में जो कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित है। इसके बारे में हम आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। ऑप्शन है ए बीजापुर, बी दिया गया है गोलकुंडा, सी है आपके पास हम्पी और ऑप्शन डी है बड़ौदा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। ऑप्शन है आपके पास ए हरिहर प्रथम, बी है आपके पास बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं क्या, तो ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी है सालो नरसिंह। तो देखिएगा सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जो है वो आपके विजयनगर साम्राज्य का शासक था, जिसने चीन के सम्राट के पास अपना कौन भेजा था, अपना एक दूत मंडल भेजा था। देखिए यहाँ पर भी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या कहा गया है। तो देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी। संगमवंशी शासक बुक्का प्रथम ने
1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना एक दूत मंडल भेजा था। तो आप नाम याद रखिएगा, किसने अपना दूत भेजा था चीन के सम्राट के पास, तो वो था आपका बुक्का प्रथम। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ऑप्शन है ए हरिहर द्वितीय, ऑप्शन बी दिया है देवराय प्रथम, ऑप्शन सी है आपके पास देवराय द्वितीय और ऑप्शन डी है कृष्णदेव द्वितीय। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी देवराय द्वितीय। तो प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में हुआ करते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में वे हुआ करते थे। यहाँ पर उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोंडाविडु के रेड्डी शासक पेड़ा कोमती वेमा रेड्डी के संरक्षण में भी रहे। श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति है। तो ये आपको यहाँ पर इनके बारे में पॉइंट्स याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ऑप्शन है ए चालुक्य, ऑप्शन बी दिया गया है चंदेल, ऑप्शन सी है आपके पास राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी है विजयनगर। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है और अच्छा क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए, विजयनगर के राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण हुआ करती थी। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, मंदिर स्थापत्य की आपसे बात की गई है। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, इनके काल में, विजयनगर के काल में आपको क्या मिलेगा? मुख्यतः द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली। इसके बारे में हम आपको डिटेल में पहले ही एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में बता चुके हैं, तो ये आपको याद रखनी है। और विजयनगर में क्या होता है? गोपुरम पर विशेष बल दिया गया। गोपुरम पर काफ़ी बल इनके शासनकाल में दिया गया। फिर देवराय द्वितीय ने हजारा स्वामी मंदिर निर्माण करवाया, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, कुछ प्रमुख मंदिर कौन कौन से रहे उनके बारे में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे याद रखिएगा, देवराय द्वितीय कौन सा मंदिर बनवाता है? ये आपका हजारा स्वामी मंदिर बनवाता है। फिर इसके बाद और कौन सा है? तो देखिए, एक अच्युत देवराय मंदिर बनवाते हैं। कौन सा? तो देखिए, अच्युत देवराय, काफ़ी आसान है, ये स्वयं के नाम पर ही अच्युत देवराय मंदिर, याद रखिएगा, अच्युत देवराय मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। और एक आपका विरूपाक्ष मंदिर, कौन सा है? एक है आपका विरूपाक्ष मंदिर, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और देखिए, जो गोपुरम पर बल था, इसके अलावा यदि हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में आपको अलंकृत स्तंभ मिलेंगे, पिलर्स, और इसके अलावा कल्याण मंडप और अम्मान मंदिर क्या मिलेंगे? अम्मान मंदिर भी इनकी एक प्रमुख विशेषता है। तो ये चीज़ें को कुछ इसके बारे में याद रखिएगा, इनकी स्थापत्य कला के बारे में। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए, मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का भी आयोजन किया जाता था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए वेलूर, बी भद्राचलम, सी हम्पी और ऑप्शन डी श्रीरंगम। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हम्पी। तो देखिए, विट्ठल मंदिर हमने आपको अभी भी बताया कहाँ पर है, थोड़ी देर पहले ही बताया था, विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया। तो देखिए, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के द्वारा यह बनवाया गया था। कहाँ पर है? हम्पी में। यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो देखिए, विट्ठल मंदिर
का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? ऑप्शन है आपके पास ए मोहिनी अट्टम, बी यक्षगान, ऑप्शन सी दिया गया है कृष्णअट्टम और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास भरतनाट्यम। तो देखिए यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी यक्षगान। तो देखिए यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास जो है आपके विजयनगर काल में होता है। कहाँ का नृत्य है? तो देखिए आज की डेट में यदि हम बात करें तो यह आपके कर्नाटक का एक प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। यहाँ पर देखिए विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है और इसकी विषय वस्तु क्या है? पौराणिक धार्मिक कथाएं जो हैं वे इसकी विषय वस्तु हैं। तो देखिए ये हमने आपके सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। काफ़ी अच्छे से आपसे इसे डिस्कस किया गया है, कोई भी फैक्ट इसमें से छोड़ा नहीं है, बहुत ही डीप में जाकर के सभी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा जब भी सब्जेक्टिव क्लासेस कराई जाएंगी तब और भी अच्छे से आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ।